जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे पढ़ेंगे तो हम फिजिक्स कक्षा 12 की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम एक शब्द पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसी शब्द से हमारी जो भौतिकी आई है वो निकली हुई है। हम उसी के माध्यम से सारी चीजें जानते हैं, पहचानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो वो शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा शब्द अगर जो हम देखें तो जो मनुष्य था हमारा, वो धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ तो वो जिज्ञासु होता गया। जिज्ञासु होने के पश्चात उसने बहुत सारी ऐसी ऐसी क्रियाएं देखी, जैसे सूर्य चमकता क्यों है, कुछ चीजें हैं जो पानी बह रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो वो उससे उन सब भौतिक प्रक्रियाओं को देख देख कर वो थोड़ा जिज्ञासु बन गए। जैसे इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें 7 रंग क्यों थे प्रकाश में, तो वो स्टार्ट कर दिया अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए। बहुत सारी चीजें वो करने लगा, अध्ययन करने लगा, जानने लगा, बहुत सारी चीजें हुई। तो उसी में से एक पॉइंट आता है हमारा निकल के आवेश। अब ये क्या था, क्यों था, इसको क्यों लिया गया, सारी चीजें हमें बारी बारी से हम चर्चा करेंगे इस पर, और देखेंगे कि कितनी चीजें हो सकती थी, संभव थी, क्या नहीं संभव था। तो अगर जो आवेश की हम बात करें तो ये क्या है, पहला शब्द है क्या और क्यों। क्या और क्यों। तो आवेश में अगर जो हम बात करें तो क्या और क्यों में, तो सबसे पहले समझेंगे क्या है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वस्तु है या कोई एक ऐसा पदार्थ है जो हम जिसे देख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो ये निकल के इसका निष्कर्ष आया हमारा कि ये गुण है। गुण और किसका गुण है, तो पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो दो चीजों को दर्शाता है या उत्पन्न करता है, हम कह सकते हैं। पहला तो विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में अगर जो हम देखें सारी चीजें तो स्थिर चीजों पर था, मतलब जैसे आवेश है हमारा, तो विद्युत क्षेत्र अगर जो एक क्रिएट हो रहा है किसी भी पदार्थ के आसपास तो वो स्थिर पे क्रिएट हो रहा था। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र था, तो जब वस्तु हमारी गति कर रही है तो जहां पर जो क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर हम देखें गुण है तो इसकी अब एकदम सिंपल सी परिभाषा है और कुछ नहीं है। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण गुण है
जिससे जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या उसका अनुभव करता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। या हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है या उसका अनुभव करता है। ये हो गई हमारे पदार्थ की परिभाषा। हम कह सकते हैं कि कैसे हम उसको पहचानेंगे, क्या होगा ये। अगर हम इससे आगे बढ़े तो ये निकल के कहां से आया? 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट जिनको हम कह सकते हैं, थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक पदार्थ होता है हमारा अंबर, और प्लस बिल्ली की खाल को जब उन्होंने रगड़ा तो देखा बिल्ली की खाल को जब उन्होंने रगड़ा और देखा, अंबर को और बिल्ली की खाल को जब रगड़ा गया, घर्षण किया गया, तो उन्होंने देखा कि उसके आसपास जो अंबर था उसके आसपास जो छोटे छोटे कण थे वो उसकी ओर आकर्षित होने लगे, मतलब खींचने लगे। तब उन्होंने बताया कि ये आवेश है। तब उन्होंने ही नाम क्या दे दिया? आवेश वाला दिया। और फिर इसके बाद उन्होंने जो थेल्स नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर आगे इसके कुछ भी नहीं कर पाए, इसको डिस्क्राइब आगे और नहीं कर पाए। बस उन्होंने ये देखा कि जो छोटे छोटे कण हैं वो एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मतलब जो अंबर है इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? आगे अगर जो है तो इसी के आगे थे 1747 ईस्वी में फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस आवेश को दो भागों में प्रदर्शित किया। दो भागों का मतलब ये है कि आवेश को इन्होंने तोड़ दिया और बताया कि ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमारा आवेश है, आवेश को इन्होंने कहा कि ये दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है हमारा ऋणात्मक, दूसरा होता है हमारा धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश ये हमारे फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने दिया, बताया, डिस्क्राइब किया 1747 ईस्वी में। और इसी के आधार पर जो यूनिट हमारी बन रही है
उसमें फ्रैंकलाइन नामक जो यूनिट है वो इन्हीं के नाम पर बने। फिर इसके बाद डिस्क्राइब करते करते ये, हालांकि अभी हम डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें होती कहाँ हैं। फिर आता है हमारा 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने कैथोड रे किरणों पर जब अल्फा किरणों का बमबारी की थी तो वहां पर उनको एक निष्कर्ष मिला था, और जिसके आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था और बताया था कि इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की इन्होंने 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और इन्होंने ये भी बताया कि इसका जो आवेश है वो हमारा ऋणात्मक है। और ये खोज इन्होंने कैसे की थी? ये प्रकाश की किरणें जो थी वो ढूंढ रहे थे कि एक अगर जो पदार्थ है हमारा पदार्थ, तो सबसे पहले खोज हुई कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। फिर कणों के बाद आया कि पदार्थ के कणों, जो कण है वो किससे मिलकर बने हैं? वो अणुओं से मिलकर हमारे बने हुए हैं। फिर और जब अध्ययन हुआ, लोग जिज्ञासु थे, जिज्ञासा कर करके आज हम लोगों को मान रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सारी चीजें। अणुओं के बाद लोगों ने कहा कि और भी अणुओं से भी छोटे होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं के बाद बात आई परमाणुओं से मिलकर बना, एक शब्द गलत हो गया। फिर इसके बाद परमाणुओं से भी छोटा क्या था हमारा? तो इसके बाद हमारा आ गया इलेक्ट्रॉन आ गए, परमाणुओं से छोटे इलेक्ट्रॉन, और इसी को किसने खोजा था? जे थॉमसन ने। बात समझ गए भैया? फिर और अध्ययन हुआ, और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बाद भी एक और कण निकाला, क्वार्क। क्वार्क शब्द, ये जो हमारा कण है वो भी दो प्रकार का होता है, वो भी जानेंगे, आवेश के अनुसार ही जानेंगे सारी चीजें। अभी तो ये बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी मेन टॉपिक पे नहीं आएंगे हमारे में। फिर इसके बाद और आया हमारा 2012 में, 2012 में जब सभी को एक अफवाह उड़ी थी कि धरती पलट जाएगी, तब एक और छोटा कण, इससे भी छोटा वो निकला। हालांकि उसको जो साइंटिस्ट लोग थे वो जान नहीं पाए थे, और उसका नाम दे दिया गया देवकण। इसमें 12 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई थी, फिर उसमें हाइड्रोजन से विस्फोट किया गया था, हाइड्रोजन बम से, और उसमें इस कण को पकड़ने की कोशिश थी, लेकिन पकड़ नहीं पाए थे। जो साइंटिस्ट लोग स्विट्जरलैंड में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये सारी चीजों का प्रोसेस हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सी चीज के पदार्थ को पढ़ते हैं। उसके बाद क्या था, कण आए, फिर अणु आए, फिर परमाणु आए, फिर इलेक्ट्रॉन आए, और फिर क्वार्क आए, और उसके बाद देवकण आए। ये हालांकि अभी इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, बस केवल एक नाम दिया गया है। ये इतना प्रोसेस हुआ। अब हम पढ़ कहां पढ़ रहे हैं? यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, परमाणुओं से, फिर इलेक्ट्रॉन से। अब आवेश हमारा दो रूप से हम कह सकते हैं। आवेश जो है हमारा
वो दो रूपों में पाया जाता है। एक स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और दूसरा गैर स्वतंत्र होता है। जो स्वतंत्र रूप में हमारा पाया जाता है, हम कह सकते हैं कि मौलिक रूप से जो स्वतंत्र रूप में हमारा पाया जाता है उसी को कहा गया कि इलेक्ट्रॉन। ये हमारा था इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र रूप में पाया जा सकता है, और हमारा ये था क्वार्क। सारी चीजें भी जानेंगे एक एक करके। मतलब हम कह सकते हैं आवेश जो है हमारे वो स्वतंत्र रूप में जो पाए जाते हैं वो सबसे छोटा है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं आवेश, वो होते हैं क्वार्क हमारे होते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जा सकते। जैसे अणु हमारे स्वतंत्र रूप में होते हैं और वो स्वतंत्र गतिवत भी कर सकते हैं। ऐसे हालांकि आवेश भी हमारा जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं नाभिक में सबसे ऊपरी बाहरी तरफ होते हैं जो गति किया करते हैं। लेकिन क्वार्क जो होते हैं, ये क्वार्क होते हैं हमारे, ये अंदर होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं होते, मिल मिल के बने होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अपक्वार्क, सी से भी इसको लिख सकते हैं जैसे अपक्वार्क। और दूसरा होता है हमारा डाउनक्वार्क। अपक्वार्क हमारा जो होता है ये हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, वैसे इलेक्ट्रॉन का पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। पहले इलेक्ट्रॉन का समझ लेते हैं। दोनों चीजें, परमाणु आवेश कितना होता है और इसका भार कितना होता है, ये सारी चीजें। तो आवेश अगर जो इलेक्ट्रॉन का हम देखें 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम होता है। 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम होता है। ये हो गया इसका आवेश, चार्ज हम कह सकते हैं, ये हमारा है चार्ज। दूसरा अगर जो हम बात करें इसका वेट या भार, तो वेट या भार हमारा होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इसी से बने होते हैं। अगर जो हम कहें कि अपक्वार्क का क्या होता है हमारा, तो इस चार्ज के 2/3 गुना होता है। इस चार्ज के 2/3 गुना होता है। हम बात कर सकते हैं कि कितना होता है, तो 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर जो हम इलेक्ट्रॉन का आवेश देखें तो वो कितना है, 2/3 है, और ये भी प्लस का। वैसे यहाँ भी ये माइनस का ही होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा हमारा वो माइनस होता है। जब हम अगले वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर, तो वहां सारी चीजें डिटेल से एकदम डालेंगे और सिस्टमैटिक ढंग से लिखकर और नोट्स के माध्यम से, नोट्स भी जिससे आप लोग बना सकते हैं,
देख देख के साथ में ही, तो वहां एकदम सारी चीजें समझेंगे। अभी केवल आप समझ लीजिए थोड़ा सा ओवरव्यू, जिससे आपको अगले वीडियो को देखने पर अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीजें। जब मोटा मोटा थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो आप सारी चीजें आसानी से समझ जाएंगे। आप तो ऐसे बेसिकली हम चर्चा हो रही है इस पे, फिर कल वाले वीडियो में प्रॉपर नोट्स भी कंप्लीट होंगे आप लोगों के और सारी चीजें समझ में भी आ जाएगा। और ये हमारा होता है डाउन क्वार्क, तो ये माइनस का 1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। हम कह सकते हैं कि जो डाउन क्वार्क होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का कितना 1/3 गुना, वो भी माइनस का। अब इन्हीं से हमारे दो शब्द निकल के आए थे जो नाभिक में थे। जैसे हमारा एक नाभिक है, यहाँ पर हम किसी पदार्थ का एक नाभिक बना लेते हैं, तो इसके अंदर जो होता है हमारा वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो यहां पर होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोटॉन, और यहां पर जो होते हैं इसके बाहर यहाँ ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में 3 पॉइंट होते हैं। सबसे अंदर जो होता है न्यूट्रॉन होता है, उससे जो सतह के पास में होता है वो प्रोटॉन होते हैं, और जो बाहर होते हैं जो मुक्त अवस्था में हम कह सकते हैं कि गति भी कर सकते हैं, स्वतंत्र भी हो सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जा भी सकते हैं, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। और इसका चार्ज होता है ऋणात्मक। जैसे थॉमसन ने ये चीजें बता दी थी, तो ये हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, इसका ये आवेश लग रहा है ऋणात्मक। बात समझ गए इतनी? अब आगे आते हैं तो दो शब्द हैं, ये कहां से कैसे बने, तो ये बने होते हैं क्वार्क से ही बने होते हैं। क्वार्क में जैसे हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से बना होता है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से बना होता है। प्रोटॉन में 3 क्वार्क कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से देखना, समझना है। यू यू डी 2 होते हैं अप क्वार्क और एक होता है हमारा डाउन क्वार्क। ऐसे ही इसमें होते हैं 3 क्वार्क, तो एक होता है अप क्वार्क और 2 होते हैं डाउन क्वार्क। अब इन्हीं के ये मान में अगर जो रख के देख लें, चेक कर ले सारी चीजें ये वाले मान, तो हमारा किसके बराबर मान मिल जाएगा, प्रोटॉन का मिल जाएगा, न्यूट्रॉन का मिल जाएगा। देखो पहले प्रोटॉन वाला, प्रोटॉन के लिए ये इनके मान लिखना है, तो प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस -1/3 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे 4/3 इलेक्ट्रॉन -1/3 इलेक्ट्रॉन बराबर 3/3, घटाएंगे 4 में से घटा देंगे 3 आ जाएगा, नीचे तो हमारा बराबर ही है इलेक्ट्रॉन, 3 से 3 ये कट जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, धनात्मक इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहां भी इलेक्ट्रॉन का है तो ये माइनस में है, ध्यान रखना। और प्रोटॉन का क्या होता है, ये हमारा आ गया प्लस का, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो आवेश जो होंगे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सेम होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारा
ऋणात्मक और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन में हमारे एक अप क्वार्क था, बाकी दो डाउन क्वार्क थे। हल करेंगे तो 2/3 इलेक्ट्रॉन माइनस का 1/3 इलेक्ट्रॉन माइनस का 1/3 इलेक्ट्रॉन 2/3 इलेक्ट्रॉन माइनस ये जुड़ जाएंगे तो 2/3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये इससे हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0। और इसी के आधार पर हमसे क्या बताया कि न्यूट्रॉन कहा जाता है कि उसका कोई आवेश नहीं होता, और जब आवेश नहीं होता है तो ये हमारे किसके बराबर 0 के बराबर, मतलब जहां कहीं भी हैं वो वहीं रहेंगे, मूव नहीं कर सकते हैं, स्थिर हो जाएंगे एकदम। बात समझ में आई है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर जो इसके हम आगे चलें तो आवेश के बारे में हमें एक पॉइंट पता चल गया अच्छे से कि सबसे छोटा कण जो है हमारा वो क्वार्क है। तो 3 चीजें निकल के आए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में हो गया। अब आवेश का हम दूसरा रूप देखते हैं कि वो किस रूप में हो सकता है। तो पहली चीज आवेश को अगर जो हम देखें, आवेश 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है स्थिर, या हम कह सकते हैं विरामावस्था में, दूसरा गतिशील अवस्था में। विरामावस्था में अगर जो हम बात करें तो जो आवेश होंगे हमारे जो विरामावस्था में रहेंगे उससे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युतीय, और जो गतिशील अवस्था में होंगे उसे हम कहते हैं विद्युत। जब हमारा आवेश स्थिर होगा, रुका हुआ होगा, तो हम उसमें स्थिर विद्युतीय पढ़ेंगे। जितनी भी सारी चीजें होंगी जो स्थिर आवेश से बनी होंगी, या हम कह सकते हैं उनका हम उपयोग करेंगे स्थिर आवेशों का, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरा हमारा विद्युत, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखो गति करते हैं, गतिशील होगा यहाँ पर आवेश, तो वहां पर हम विद्युत के बारे में, धारा के बारे में पढ़ाई करेंगे। विद्युत क्या हो जाएगी, ये धारा हो जाएगी। ये हमारा हो गया आवेश का। अब ये स्थिर विद्युतीय का मतलब क्या हो गया, वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं जिसमें आवेश हमारा स्थिर रहता है। आप समझ गए भैया। अब अगर जो हम इससे आगे बढ़े और इसके आगे देखते हैं तो इसके आगे हमारे विमाएं और मात्रक, तो आवेश की विमा और मात्रक, माइक